Yeah, we'll continue with question number 25. Page number 368. दो मिनट एक रिवाइज कर लो. We have already started with question number 25. Kindly revise question number 25. सबसे पहले क्या किया था, चलो बताओ. When we read the problem, उसके बाद what is the first thing? ऐसे आते हो तो थोड़ा स्माइल दो, लेट आते हो सॉरी बोलो, ऐसे ऐसे सीरियस होके क्यों आते हो? इट्स ओके. मेरे को डिस्टर्ब तो ऑलरेडी हो गया बेटा. मैं जैसे बोलना चालू करता हूँ एक एक जन करके आते हैं. इट्स ओके. थोड़ा टाइम और लगेगा, फिर धीरे धीरे तुम लोग समझ जाओगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रीचिंग 10 to 15 मिनट्स बिफोर टाइम. ट्रेमेंडियस एडवांटेजेस इट हैज. आज यहाँ पे 15 मिनट पहले आओगे, कल किसी बोर्ड मीटिंग में 15 मिनट पहले पहुँच जाओगे, किधर इनकम टैक्स ऑफिसर के मीटिंग में 15 मिनट पहले पहुँच जाओगे. ये सब हैबिट्स है. एक बार डाल लोगे फिर लेट कर ही नहीं पाओगे. देख मैं बहुत ट्राई करता है, हर रोज रात को सोचते नहीं कल तो साला लेट ही जाऊंगा, होता ही नहीं है. इट्स अ बॉडी क्लॉक. डेवलप दैट हैबिट. इट इज वेरी टफ, बट एक बार हो गया ना, जिंदगी में बहुत याद करोगे मुझे पॉजिटिवली. चलो सबसे पहले क्या नहीं दिया था प्रॉब्लम के अंदर? ट्रायल बैलेंस नहीं दिया था. योर फर्स्ट जॉब ऑलवेज इज टू इंश्योर कि ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ऑब्वियसली आप ट्रायल बैलेंस को अलग से प्रिपेयर नहीं कर सकते, उतना टाइम नहीं है, लेकिन कैलकुलेटर पे चेक कर लेने का that your debit total and credit total is exactly the same is always your step number 1. फिर वो ट्रायल बैलेंस का क्लासिफिकेशन करो, मार्किंग करो एडजस्टमेंट्स का, ये सब रूटीन है. उसके बाद आई थिंक वी ऑलरेडी स्टार्टेड विथ एडजस्टमेंट नंबर 1. क्या किया था हमने एडजस्टमेंट नंबर 1 में? सबसे पहले क्या किया था? व्हाट वाज डिफरेंट इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम? जर्नल एंट्री पूछा था, क्योंकि आपको लास्ट लाइन में पूछा था शो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज. एक्सक्यूज मी, से आपको बोला था शो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज. तो अभी आपको क्या करना है, एक एक एडजस्टमेंट पहले पढ़ना है, जो भी गलती हुआ है उसको रेक्टिफाई करना है. सो हियर योर नॉलेज ऑफ द चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर विल बी रिक्वायर्ड. कि what is the correct entry that is required, what is the wrong entry that they have passed. ये सब आपको वर्किंग में करना है. अगर आपको लिख के करना है तो भी आप इसको वर्किंग में करोगे. एंड वंस यू लुक एट करेक्ट एंट्री देन द रॉन्ग एंट्री, फिर दोनों को कंपेयर करके यू विल हैव टू ट्राई एंड डिराइव द रेक्टिफिकेशन एंट्री. तो हमने क्या किया था, पहले नंबर 1 का रेक्टिफिकेशन एंट्री पास किया, फिर उसका फाइनल अकाउंट में इफेक्ट दिया. हम जनरली डायरेक्टली फाइनल अकाउंट में इफेक्ट देते हैं, बट इन दिस प्रॉब्लम, now this problem has already appeared in CA Foundation for 20 marks. Sometimes in the past ये प्रॉब्लम 20 मार्क के लिए आ चुका है. Maybe 15 marks you can say will be for final accounts and remaining 5 marks, 6 marks something for rectification entries. So not just same problem, can say similar problem have appeared in CA Foundation in the past. खाली बीच में एक थोड़ा सा CPT था, तभी सिर्फ मल्टीपल चॉइस था, लेकिन CPT से पहले it was CA Foundation. उससे पहले when I was the student at that time it was CA entrance. Now it is back to again CA Foundation. So obviously now there is no more MCQ. So ये 15-15, 20 मार्क के बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका फाइनल अकाउंट का नॉलेज भी टेस्ट हो जाता है. इनफैक्ट ट्रायल बैलेंस का भी नॉलेज टेस्ट हो जाता है कि कौन सा अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, कौन सा अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, ये आपको पता होना चाहिए. और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का भी नॉलेज टेस्ट हो जाता है. सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर वेरी कॉमन एट फाउंडेशन लेवल, जहाँ पे ये आपका 2 या 3 चैप्टर का नॉलेज साथ में टेस्ट करेंगे. एंड सच प्रॉब्लम्स कम्स फॉर एनीवेयर बिटवीन 15 to 20 मार्क्स.
सो आई एम कंटिन्यूइंग नाउ. नंबर 1 हमारा हो चुका है. अब नंबर 2 पढ़ते हैं एवरीबॉडी. गुड्स विथड्रॉन बाय मिस्टर XYZ for own consumption 3,500 included in purchases. अभी जब भी आप एडजस्टमेंट पढ़ते हो, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क योरसेल्फ दैट इज दिस unrecorded transaction or is this wrongly recorded transaction? wrongly recorded. तो जब भी wrongly recorded आया तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि ये टू साइडेड एरर है कि ये वन साइडेड एरर है. बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रॉन्गली रिकॉर्डेड, इफ यू रिकलेक्ट, हमेशा हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि यह टू साइडेड एरर है कि वन साइडेड एरर है. एनीबडी कैन प्लीज आंसर दिस इज विच ऑफ द टू टाइप ऑफ एरर एंड व्हाई? अच्छा, व्हाई नहीं पूछता हूं, दिस इज विच टाइप ऑफ एरर? टू साइडेड. नाउ टेल मी व्हाई. अरे बहुत सिंपल आंसर है यार. डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया है. ओके, उससे भी सिंपल आंसर है. ऑफ एक्स टू अकाउंट, ड्रॉइंग्स एंड परचेज, ये सारे करेक्ट आंसर है. बट मुझे टेक्निकली कॉन्सेप्चुअल आंसर चाहिए एंड दैट आंसर इज सर there is no suspense account inside the trial balance. हमने ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी टैली कर लिया है. ट्रायल बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है. डिफरेंस नहीं आ रहा है मतलब सस्पेंस अकाउंट नहीं है. मतलब वन साइडेड एरर कैसे हो सकता है? ये तो जाने दो, एक भी वन साइडेड एरर नहीं रहेगा. बिकॉज अगर वन साइडेड एरर है तो आपने डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं किया. अगर आपने डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं किया तो आपके ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा. लेकिन मेरे ट्रायल बैलेंस में तो डिफरेंस नहीं आया. ट्रायल बैलेंस तो टैली हो गया. दैट इटसेल्फ इज अ क्लियर एविडेंस that there is no difference in the trial balance, there is no suspense account, which means they have not 99.99% they have not done any one-sided error. भी कोई बोलेगा सर why 99.99%? Why not 100%? The answer is very simple. There can be two one-sided error which are compensating in nature. There is something called as a compensating error. For example, इन्होंने परचेस बुक का टोटल 200 रुपया ज़्यादा कर दिया और सेल बुक का टोटल भी 200 रुपया ज़्यादा कर दिया. तो परचेस बुक इज ओवरकास्टेड बाय 200, सो आपका डेबिट में 200 ज्यादा आ गया एंड सेल बुक इज ओवरकास्टेड बाय 200, आपके क्रेडिट में ज्यादा आ गया. मतलब दो वन साइडेड एरर है लेकिन दोनों ने आपस में एक दूसरे को नलीफाई कर डाला जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली हो गया. तो जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है तो अपने को मालूम है कि वन साइडेड एरर है. लेकिन अगर कहीं ट्रायल बैलेंस टैली हो भी गया, देयर इज नो सस्पेंस अकाउंट, देन आल्सो देयर इज अ 0.1% पॉसिबिलिटी, और उससे ज्यादा उसका पॉसिबिलिटी भी नहीं है. इट हैज टू बी अ मिराकल कि मैंने दो वन साइडेड एरर किया और दोनों एरर आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं इन सच ए मैनर दैट माय ट्रायल बैलेंस टैली. तो ये जो कॉम्पनसेटिंग एरर है ये बहुत रेयर है. आई मीन प्रैक्टिकली जीरो चांस. हाँ, बुक्स में रहता है, एग्जाम में उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है. व्हाट इज कॉम्पनसेटिंग एरर? कॉम्पनसेटिंग एरर मतलब वन एरर, द इफेक्ट ऑफ वन एरर इज नलिफाइड बाय द इफेक्ट ऑफ अदर एरर इन सच अ वे द ट्रायल बैलेंस टैलीज डिस्पाइट ऑफ multiple one-sided errors there in your books of account. But trust me, ये सिर्फ theoretical है. I mean, it has to be a pure miracle or pure coincidence that I have done so many one-sided error and somehow वो error एक दूसरे को opposite direction में cut करके आपका ट्रायल बैलेंस को टैली कर देता है. It is miracle. I will never use the word it is impossible, but I am very comfortable using the word it is highly unlikely. तो मोमेंट आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, मोमेंट ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, तो मतलब समझ जाने का कि जो भी एरर्स हैं यह टू साइडेड एरर है. चलो अब बताओ, टू साइडेड एरर में आपको लिखने की जरूरत नहीं है बट आपको मेंटल प्रोसेस पता होना चाहिए. आई एम जस्ट टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज इवन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है.
बताओ एवरीबडी, गुड्स विड्रॉन बाय मिस्टर XYZ who is the proprietor for his own consumption. What is very simple correct journal entry for this one? Drawings account debit to purchases account is very simple. ये आपका करेक्ट जर्नल एंट्री हो गया. इन्होंने रॉन्ग एंट्री में कौन सी जगह पे गलती की है? डेबिट में गलती है कि क्रेडिट में गलती है? कैन यू मेक आउट? इट इज इंक्लूडेड इन परचेसेस. भाई परचेस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है. तो इन्होंने क्या कर दिया है? इंक्लूडेड इन परचेसेस का मतलब क्या? उन्होंने परचेस में से इसको माइनस किया है कि परचेस में से माइनस नहीं किया? हेलो, यस और नो? नहीं किया. डू यू एग्री? सो बताओ इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे करोगे? व्हाट एंट्री यू विल पास? उन्होंने रॉन्ग एंट्री क्या पास किया है? कोई बता सकता है? परचेस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट. मतलब उन्होंने रॉन्ग एंट्री पास किया है कि रॉन्ग एंट्री पास नहीं किया? क्या पास किया है? क्या पास किया बताओ? Goods withdrawn for own consumption included in purchases. So what is the wrong entry they have passed? It is included in purchases. मतलब उसके लिए आपको कोई एंट्री पास करने की जरूरत है कि this is anyway included in purchases? Anyway included in purchases. हम जो एंट्री पास करते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट टू परचेसेस, मतलब हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं बता सकते हो? ड्रॉइंग्स अकाउंट टू परचेसेस का मतलब आप क्या कर रहे हो? आर यू इंक्लूडिंग दिस इन परचेसेस or is it already included in purchases and now you are excluding it out of purchases? Excluding. तो wrong entry में क्या entry पास की है? Anybody? Purchase account debit to purchase account. तो अरे when you say it is included in purchases का मतलब क्या है? मुझे बताओ. Goods which are withdrawn for personal use is included in purchases. So it is anyway included in purchases only. हमारा काम होता है उसको परचेस में से माइनस करना. हम उसको परचेस में से माइनस क्यों करते हैं मुझे बता सकते हो? When goods are withdrawn by proprietor for personal use, आराम से सोच के बताओ. there is no rush because हमने ये सब डिटेल में डिस्कस किया हुआ है and I am taking this opportunity to revise it again. परचेस में से क्यों माइनस करते हो? When goods are withdrawn by proprietor for personal use, आप उसको परचेस में से क्यों माइनस करते हो? आराम से बेटा. बिजनेस का एक्सपेंस है कि नहीं है? नहीं है. ये कौन सा एक्सपेंस है? पर्सनल एक्सपेंस. परचेस कौन सा एक्सपेंस होता है? परचेस कौन सा एक्सपेंस होता है? बिजनेस का परचेस एक्सपेंस होता है. वो मालूम है कि वो भी रिवाइज करूं? परचेस कौन से टाइप का अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट. इसको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में क्यों लिखते हो? एक्सपेंस है. ट्रेडिंग अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट. हम लोग में भी सेम. ट्रेडिंग अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट. इसमें किसी को डाउट है? पीएल अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है? पीएल अकाउंट वो भी नॉमिनल अकाउंट. ये सब अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो मुझे बताओ आप परचेस को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्यों लिखते हो? एक्सपेंस है. बिजनेस का एक्सपेंस है कि पर्सनल? बिजनेस का एक्सपेंस है. अभी ये अमाउंट जो है इसको क्यों परचेस में से माइनस करना है? व्हाई यू टू माइनस दिस आउट ऑफ परचेसेस? पर्सनल एक्सपेंस है, ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है. तो इन्होंने रॉन्ग एंट्री कुछ पास किया ही नहीं है. ये बोल रहा है इट इज इंक्लूडेड इन परचेसेस का मतलब क्या हुआ? इन्होंने अभी तक परचेस में से इसको बाहर निकाला है कि इन्होंने इसको परचेस में से बाहर नहीं निकाला? नहीं निकाला. तो अभी अपने को रेक्टिफाई करना पड़ेगा. सो एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज वेरी सिंपल रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर दिस वन? बोलो बोलो सब लोग. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट. कुछ कंफ्यूजन है तो शांति से पूछो. सी व्हेन दे आर टेलिंग इट इज इंक्लूडेड इन परचेसेस, नेचुरली हम साल भर में
जो भी गुड्स परचेस करते हैं, शांति से सोचो, साल भर में आप जो भी गुड्स परचेस करते हो वो सब कुछ परचेस के अंदर ही इंक्लूड रहता है। हमारे पास कोई भी चोरी का माल नहीं होता, वी आर गुड पीपल। तो हमारे पास बिजनेस के अंदर जो भी गुड्स आता है वो हम परचेस करते हैं, या तो वो गुड्स हम कैश में परचेस करते हैं या तो वो गुड्स हम क्रेडिट में परचेस करते हैं। अगर उसको कैश में परचेस किया तो ये हमारे डबल कॉलम कैश बुक में पेमेंट साइड में आता है, बाय परचेसेस। हमारा जर्नल एंट्री होता है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तब डबल कॉलम कैश बुक में लिखोगे बाय परचेसेस, और जब लेजर में पोस्टिंग करोगे तो परचेस अकाउंट में लिखोगे टू कैश और बैंक अकाउंट। और अगर आपने ये गुड्स क्रेडिट में खरीदा रहेगा तो दिस विल बी रिकॉर्डेड इन परचेस बुक। फिर आप परचेस बुक का मंथ के एंड में टोटल करते हो, और परचेस बुक का जो भी टोटल आया यू गो इन योर लेजर इन योर परचेस अकाउंट एंड देयर यू राइट टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज वेरी सिंपल। आप साल भर में चाहे गुड्स कैश में परचेस करो चाहे गुड्स क्रेडिट में परचेस करो, आप हमेशा परचेस अकाउंट को डेबिट करते हो। क्यों परचेस अकाउंट को डेबिट करते हो? बिकॉज आप अज्यूम करते हो कि ये जो भी गुड्स मैंने परचेस किया है ये सारा का सारा गुड्स मैं बेच देगा। तो जब मैं गुड्स परचेस करता हूँ आई ट्रीट दैट एज अ बिजनेस एक्सपेंस। जब वो गुड्स को बेच देता हूँ आई ट्रीट दैट एज अ बिजनेस इनकम। So when he is telling you it is included in purchases, इसका मतलब है it is yet not excluded from purchases. It is included in purchases is very natural, क्योंकि आप जो भी goods खरीदोगे, whatever goods that you will purchase during the current year, whether you purchase it on cash basis or credit basis, is surely going to be included in your purchases. हमें क्या करना चाहिए था? हमें उसको परचेस में से एक्सक्लूड करना चाहिए था, माइनस करना चाहिए था। क्यों माइनस करना चाहिए था? बिकॉज ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। These goods are withdrawn by the proprietor for personal use। तो ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, ये ड्राइंग्स हो गया, प्रोपराइटर का पर्सनल खर्चा हो गया। तो हमें उसको परचेस में से माइनस करना चाहिए था, जो उन्होंने अभी तक नहीं किया। हेलो, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता ये पॉइंट पे। आई होप यू रियलाइज व्हाट आई एम टॉकिंग। सो बताओ द कंक्लूजन। हमें इसका रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री पूछा है, तो पहले आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसका इफेक्ट देना पड़ेगा। तो अब मैं मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन दोबारा पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। व्हाट इज दिस नंबर 2? नंबर 2 is wrongly recorded transaction or is it unrecorded transaction? Unrecorded. See, it is included in purchases का मतलब नेचुरल है यार, जो भी गुड्स खरीदा वो परचेस के अंदर ही इंक्लूड रहेगा। मतलब इन्होंने अभी तक कोई जर्नल एंट्री पास नहीं किया, एंड देयरफॉर whatever is my correct entry, that correct entry itself will become my rectification entry. चलो rectification entry पास करो। Drawings account debit to purchases account and the amount is rupees 3,500. Amount is rupees 3,500. हाँ, अभी इसका अपने को क्या करना पड़ेगा? एंट्री पास कर लिया तो इसका हमें इफेक्ट देना पड़ेगा। इफेक्ट देने से पहले मुझे बता सकते हो विच आर द अकाउंट्स इन योर ट्रायल बैलेंस विच आर गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजेक्शन? ड्राइंग्स अकाउंट, परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट तो हमने लिखा हुआ है,
ऑलरेडी। फिर कैपिटल अकाउंट भी लिख लो, कहीं पे कैपिटल अकाउंट को टिक मार्क करो। ट्रायल बैलेंस के अंदर कैपिटल अकाउंट कितना दिया है आपको, तो कैपिटल अकाउंट है 65,000। उधर लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, गो बैक टू योर कैपिटल अकाउंट, देयर यू राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड द अमाउंट इज रुपीज 65,000। फिर आप क्या करो, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाओ। डेबिट साइड में लिखने का टू ड्राइंग्स लिखा। अब कोई मुझे बता सकता है प्रेजेंटेशन कैसे करूं? ब्रैकेट में आएगा 8,000 प्लस 3,500, ब्रैकेट कंप्लीट। तो आपका टोटल ड्राइंग्स हो जाएगा 11,500। और इसका और एक इफेक्ट किस में आएगा, विच अकाउंट? परचेस में क्या करोगे, लेस करोगे। तो परचेस में लिखेंगे लेस ड्राइंग्स, परचेस में आप लिखोगे लेस ड्राइंग्स एंड द अमाउंट इज रुपीज 3,500। We go for the next one everybody, number 3। अभी नंबर 3 बहुत ध्यान से पढ़ के पहले आपको डिसाइड करना है कि ये अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है कि यह रॉन्गली रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है, क्योंकि एडजस्टमेंट में दोनों में से कोई भी हो सकता है। एनीबडी, दिस टाइम इट इज wrongly recorded. Wages paid in the month of April for installation of plant and machinery amounting to rupees 450 were included in wages account. चलो कोई बता सकता है wages paid for installation of machinery is called which type of expenditure? Capital expenditure. So what is the simple journal entry for this one? Correct entry. Plant and machinery account debit to cash account और बैंक अकाउंट जो भी रहेगा। सो कैश से पेमेंट किया तो कैश अकाउंट, चेक से किया तो बैंक अकाउंट। अब बताओ इन्होंने गलती क्या करी है? वेजेस अकाउंट डेबिट मतलब कैन यू टेल मी व्हाट एरर दे हैव डन? आई अंडरस्टैंड capital expenditure is treated as revenue expenditure। इसको अपन कुछ तो भी बुलाते थे, error of principle। मजा आ गया। so it is error of principle। आपने fundamental accounting error किया है। why it is called as a error of principle? क्योंकि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के जो बेसिक प्रिंसिपल है, जिसके ऊपर पूरा अकाउंटिंग सिस्टम खड़ा है, आई डोंट नो वेदर यू गेट दिस लैंग्वेज। बुक कीपिंग एंड एक साइंस भी है। आपने बुक कीपिंग का डेफिनेशन देखा रहेगा, बुक कीपिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। व्हाई बुक कीपिंग इज कॉल्ड एज अ साइंस? बिकॉज बुक कीपिंग, the process of recording transactions is based on certain fundamental accounting principles। और जब आप उस fundamental principle को violate करते हो, पूरा accounting system, बोलते हैं ना एक बिल्डिंग खड़ा हुआ है, तो बिल्डिंग क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि बिल्डिंग बनाते टाइम पे इन्होंने उसका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग किया था। बिल्डिंग बनाते टाइम पे कभी आपने देखा रहेगा, बिल्डिंग पहले बनता ऊपर नहीं है, पहले नीचे जाता है, बड़ा खड्डा खोद देते हैं एंड दे मेक द बेस सो स्ट्रॉन्ग कि उसके ऊपर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दैट कैन बी क्रिएटेड। वैसे ही आपका जो अकाउंटिंग सिस्टम रहता है, जिसको आप प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बोलते हो, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सर्टन फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और जब कोई अकाउंटेंट इस प्रिंसिपल को वायोलेट करता है, वी कॉल इट एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। मतलब इन शॉर्ट ये बंदे को अकाउंट्स आता ही नहीं है, ही डजंट नो व्हाट आर द बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को इसने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया, इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल। देयरफॉर आवर जॉब इज obviously to rectify this। बोलो which account debit everybody? Plant and machinery account debit
to wages account. So write down plant and machinery account debit to wages account and the amount is rupees 450. Plant and machinery account debit to wages account and the amount is rupees 450. तभी हम क्या करेंगे, पहले ट्रायल बैलेंस में से प्लांट एंड मशीनरी को टिक मार्क करो प्लीज, कहीं पे प्लांट एंड मशीनरी को टिक मार्क करो, दैट इज योर फिक्स्ड एसेट. सो राइट ऑन द टॉप ऑफ योर एसेट साइड के टॉप पे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी इन द इनर कॉलम 19,550. प्लांट एंड मशीनरी इन द इनर कॉलम 19,550. फिर कहीं पे वेजेस दिया रहेगा उसको टिक मार्क करो. वेजेस आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में. परचेस में और चाहिए तो 2 लाइन छोड़ दो, कुछ परचेस रिटर्न वगैरह कुछ और आया तो उसके बाद लिखो टू वेजेस, और टू वेजेस के सामने इनर कॉलम में आएगा 12,165. अब मेरे को एक क्वेरी है, सॉल्व करो. प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आपने कितने एडजस्टमेंट का नंबर लिखा है ट्रायल बैलेंस में? कौन सा दो? 3 and 6. क्या ऑर्डर में करने का? जो ऑर्डर में आया उसी ऑर्डर में करने का. परसेंटेज वाला लास्ट करने का. देख इस बार ये लोग ने परसेंटेज वाला लास्ट ही दिया है, लेकिन मेरे जैसा पेपर सेटर उल्टा ही करेगा. हम लोग उल्टी खोपड़ी रहते हैं. मैं एडजस्टमेंट नंबर 1 देगा डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, और एडजस्टमेंट नंबर 5 देगा ये वाला वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इंक्लूडेड. मेरे इतने समझाने के बाद भी नेक्स्ट वीक है ना अकाउंट्स का टेस्ट, कभी है? ये वीक है कि नेक्स्ट वीक? इतना समझाने के बाद भी नेक्स्ट वीक में देखना तुम्हारी बैच में से कितने जन ये गलती करेंगे. अब भी से बोल रहा हूं मैं कि मैं परसेंटेज वाला एडजस्टमेंट पहले दूंगा, पेपर ही बता रहा हूं तुमको. परसेंटेज वाला एडजस्टमेंट पहले दूंगा, दूसरा वाला बाद में दूंगा. फिर भी ये बैच में से 25 लोग मिलेंगे जो पहले डिप्रिसिएशन करेंगे. क्यों नहीं कर सकता हूं बोलो, लॉजिकली बताओ तो. ये परसेंटेज वाला लास्ट में करने का ये तो ठीक है यार, मेमोरी टेक्निक हो गया, बट कोई लॉजिकली बताओ तो काहे को डिप्रिसिएशन पहले नहीं कर सकते? ये जो मशीनरी है ना 19,550, इज दिस द करेक्ट वैल्यू ऑफ मशीनरी और इज इट कंटेनिंग सम एरर? तो फिर आप डिप्रिसिएशन करोगे तो गलत ही आएगा. पहले आपको गलती को सुधारना है, एरर को रेक्टिफाई करना है, फिर आपको मशीनरी का करेक्ट WDV मिलेगा, उसके ऊपर डेप्री कैलकुलेट करोगे तो करेक्ट डेप्री आएगा. इतना सिंपल है, इतनी बार रिपीट किया है, फिर भी मुझे कुछ लोग तो मिल जाएंगे. आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू प्रूव मी रॉन्ग. नेक्स्ट सैटरडे के टेस्ट में मैं ये करने वाला हूं. मैं परसेंटेज वाला पहले देगा, दूसरा वाला एडजस्टमेंट बाद में देगा. प्लीज प्रूव मी रॉन्ग, आई विल बी वेरी हैप्पी. चलो एनीवे, अब इफेक्ट दे दो. 2 इफेक्ट. फर्स्ट इफेक्ट आएगा आपका वेजेस में. बोलो एवरीबॉडी, वेजेस के अंदर क्या करोगे? लेस. राइट डाउन लेस. वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी. लेस के बाद लिखो लेस वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी. वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ये माइनस करो 450 ब्रैकेट में आएगा. सेकेंड इफेक्ट मशीनरी में. मशीनरी में क्या करोगे? ऐड करोगे. ऐड इंस्टॉलेशन चार्जेस. यू कैन राइट सिंपल. वेजेस लिखा तो कुछ गलत नहीं है, प्लीज लैंग्वेज तुम अपने हिसाब से लिखो. कॉन्सेप्ट बाय हार्ट करना है, लैंग्वेज तो आप अपने तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. आप क्या करो, मशीनरी का टोटल है ना सेम कॉलम में करो. अभी भी आउटर कॉलम में नहीं जाएगा, बिकॉज देयर इज वन मोर एडजस्टमेंट इन दैट. यू कैन डू द टोटल इन द सेम कॉलम. हाउ मच दैट? 19,000. आपने माइनस कर दिया है, एक्चुअली प्लस करना है. कितना?
exactly 20,000. 19,550 plus 450, exactly 20,000 will be in the same column. Next one is number 4. Free samples distributed for publicity costing rupees 825. Anybody? Is this wrongly recorded transaction or unrecorded? Can you tell me what's your entry? Which advertisement account debit to purchases account? जाओ जर्नल में जाके लिखो क्या ये एंट्री नंबर क्या है ये 4. So it is advertisement account debit to purchases account is your journal entry. 4 है कि 5 है ये 5 होना चाहिए यार क्योंकि नंबर 1 का 2 था फिर 2 3 तो ये 5th रहेगा. सो नंबर 5 आएगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट एंड द अमाउंट इज रुपीज 825. हाँ अभी क्या करो एडवर्टाइजमेंट है कि नहीं है पहले ढूंढो. है तो उसको टिक मार्क करो और एडवर्टाइजमेंट को लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा एडवर्टाइजमेंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा टू एडवर्टाइजमेंट. इनर कॉलम में आएगा 3350. इनर कॉलम में 3350. अब बताओ एडवर्टाइजमेंट में क्या करोगे ऐड करोगे. सो राइट डाउन ऐड. ऐड में लिख सकते हो फ्री सैंपल्स. ऐड फ्री सैंपल्स. इनर कॉलम में आएगा 825. सेकेंड इफेक्ट इसका परचेसेस में भी आएगा. क्या करोगे लेस फ्री सैंपल्स. परचेसेस में आएगा लेस फ्री सैंपल्स इन योर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. परचेस में से लेस करो फ्री सैंपल्स. नेक्स्ट वन इज now I want to explain something to you. Listen to me very carefully. 567 जो है ना 567 उसका जर्नल एंट्री पास करने का कि नहीं करने का. What is 567? Adjustment number 5 is about RDD and RFDD. Adjustment number 6 is about depreciation. Adjustment number 7 is about closing stock. इसका एंट्री पास करने का कि नहीं करने का. Then the answer is if they ask you to pass adjustment entries. ध्यान से सुनना. अगर उन्होंने आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज पूछा तो आपको इसका एंट्रीज भी पास करना पड़ेगा बिकॉज दिस आर कॉल्ड एज ईयर एंड एडजस्टमेंट. डिप्रिसिएशन हमेशा एंड ऑफ द ईयर में आता है. आरडीडी हमेशा एंड ऑफ द ईयर में आता है. क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एंड ऑफ द ईयर में आता है. तो ये लोग है ना अलग अलग वर्ड यूज करते हैं एंड आई विल वांट यू टू बी वेरी अवेयर अबाउट दैट. देख एक आपने पहले किया हुआ है ओपनिंग एंट्री करके किया था जब हमने जर्नल चैप्टर किया था. किसी को याद है व्हाट इज ओपनिंग एंट्री? क्या है बोलो क्या है बोलो. एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट to capital account. Exactly. Your opening entry is based on your accounting equation. What was your accounting equation? It was assets account debit to liabilities account and to capital account. Because our accounting equation is assets equal to liabilities plus capital. So your opening entry is the one which we have already completed. दूसरा रहता है रेक्टिफिकेशन एंट्रीज. रेक्टिफिकेशन एंट्रीज वो होता है वेयर आइदर इट इज अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन और इट इज wrongly recorded transactions, but these transactions are taken place sometimes during the year. मतलब साल भर में आपने कुछ ट्रांजैक्शन किया है like goods are withdrawn by the proprietor for personal use, wages paid for installation of machinery included in wages, purchase include sale return. ये सारे जो transactions है
ये कभी ना कभी ड्यूरिंग द ईयर हुए थे जहां आपने या तो इसका एंट्री पास नहीं किया, इट इज एरर ऑफ ओमिशन, या तो आपने गलत एंट्री पास किया है, इट कुड बी एरर ऑफ प्रिंसिपल और इट कुड बी एनी अदर एरर। अब जो तीसरा रहता है ना, इसको ये लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। और एडजस्टमेंट एंट्रीज में टिपिकली वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो ड्यूरिंग द ईयर आप उसका एंट्री पास कर ही नहीं सकते। द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन इज सच दैट बाय नेचर when it is closing stock, naturally it can't come during the year, closing stock का value ही आपको पता चलेगा at the end of the year। और depreciation on the fixed asset we don't charge during the year unless there is a sale of machinery during the year। हाँ, if there is a sale of the fixed asset, तो जो fixed asset बेचा है उसका depreciation you will record on the date of sale। बट जो अनयूज्ड, जो अनसोल्ड मशीनरी है, जो अनसोल्ड फिक्स्ड एसेट है, उसका डेप्रिसिएशन बाय नेचर इज ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर। Creation of RDD, profit and loss account debit to RDD account, is by nature end of the year। तो जो भी ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो ड्यूरिंग द ईयर हो ही नहीं सकते, जो बाय नेचर एंड ऑफ द ईयर होते हैं, उस एंड ऑफ द ईयर वाले ट्रांजैक्शन को ये लोग जो एंट्री पास करते हैं दे कॉल इट एज एडजस्टमेंट एंट्री। इसका भी एंट्री पास होता है, इसका भी एंट्री पास होता है। फॉर एग्जाम्पल आरडीडी, तो क्या आरडीडी का जर्नल एंट्री पास नहीं होता? आंसर इज होता है, बिल्कुल होता है। व्हाट इज अ जर्नल एंट्री यू पास फॉर आरडीडी एवरीबॉडी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट तो आरडीडी अकाउंट। या डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, क्या डेप्रिसिएशन का एंट्री पास नहीं होता है? बिल्कुल होता है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द एंट्री? depreciation account debit to machinery account, profit and loss account debit to depreciation account। हमने ये depreciation chapter में किया था कि जो भी depreciation रहेगा वो end of the year में आपका depreciation account close हो जाएगा and you will transfer that in profit and loss account debit side। तो आपका दो entry होता है, depreciation account debit to machinery account and profit and loss account debit to depreciation account। ऐसे हर एक एडजस्टमेंट एंट्री का भी आपको जर्नल एंट्री रियल लाइफ में पास करना होता है। पहले जर्नल एंट्री पास करना होता है, उसी के बाद आप उसका फाइनल अकाउंट में इफेक्ट दोगे। ऐसा दुनिया का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है जिसका आप फाइनल अकाउंट में डायरेक्टली इफेक्ट दे सकते हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। You have to first pass the journal entry and then only then उसका इफेक्ट फाइनल अकाउंट के अंदर आएगा। बट ये प्रॉब्लम में आपको एडजस्टमेंट एंट्री नहीं पूछा है, आपको लास्ट लाइन में क्लियरली दिया हुआ है शो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। लेकिन अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री की जगह पे अगर एडजस्टमेंट एंट्री बोला होता तो आपको 1 से लेके 7 तक सबका एंट्री पास करना पड़ता। So this is very important point। I repeat, if it is adjustment entry, इसी प्रॉब्लम में मैं नीचे एक चेंज कर देगा, हो सकता है ये चेंज नेक्स्ट सैटरडे को कोई कर देगा, तो समझो अगर ऐसा कोई चेंज रहेगा जहां नीचे आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री की जगह पे बोला शो एडजस्टमेंट एंट्रीज और पास एडजस्टमेंट एंट्री, तो 1 2 3 4 का तो फिर भी करना पड़ेगा, बिकॉज एडजस्टमेंट एंट्री इंक्लूड्स रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज doesn't include adjustment entry, but adjustment entry includes rectification entry। So अगर इन्होंने adjustment entry पूछा तो तुम्हारे क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 जितना भी दिया हुआ है, whether it is unrecorded, whether it is wrongly recorded, whether it is a transaction relating to during the year, whether it is transaction relating to end of the year, हर एक का आपको journal entry पास करना होता है। Obviously in this problem our entries will end with number 4। Let us start with number 5। चलो ये पॉइंट में किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ लो, पक्का? ठीक है, चलो नंबर 5 इज अबाउट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब ये ना एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूं,
एक दो स्टूडेंट ने मुझे क्वेरी पूछा था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरडीडी? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। अब ये जो है ना रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, इसका 4-5 नाम है, 4-5 नाम, सबका मतलब एक ही है। कोई बता सकता है इसके दूसरे पेट नेम्स कौन से? एनीबडी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और भी है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और भी है रिजर्व फॉर बैड डेट्स, और भी है, थोड़ा लंबा जाता हूं, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, और भी है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। और ये सब जगह जो वर्ड है ना डेट, डेट, सब जगह डेट डेट आता है। दिस इज नथिंग बट डेटार, ऑब्वियसली डेटार का शॉर्ट फॉर्म है। पूरा डेटार लिखने को इनको लाइफ में तकलीफ होती है, तो इन्होंने उसका शॉर्ट फॉर्म निकाला है डेट, बट द वर्ड डेट इज नथिंग बट डेटार। सो यू कॉल इट एज रिजर्व बोलो कि प्रोविजन बोलो, ये दोनों में टेक्निकली डिफरेंस है जो तुम आगे जाके सीखोगे। बट अभी 11th स्टैंडर्ड तक टिके रहते हैं अपन। दे यूज द वर्ड रिजर्व and provision simultaneously, though very technically these two words are different, but at 11th standard and 12th standard Maharashtra board level ये दोनों वर्ड को ये लोग साइमल्टेनियसली यूज करते हैं। तो चाहे रिजर्व बोलो, चाहे प्रोविजन बोलो, चाहे बैड डेट्स बोलो, चाहे डाउटफुल डेट्स बोलो, चाहे बैड एंड डाउटफुल डेट्स बोलो, ऐसे करके 6 नाम है, 6 नाम है, सबका मतलब एक ही होता है। हर बार कुछ अलग अलग सोचने की जरूरत नहीं है। It is exactly the same so far as 11th and 12th board is concerned. Clear है ये point? चलो तो आते हैं क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5%। चलो तो मुझे बताओ एवरीबडी, सबसे पहले तो दिस विल अफेक्ट हाउ मेनी अकाउंट्स, विच अकाउंट्स इन योर ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट कौन सा मुझे ऑर्डर में चाहिए? सन्ड्री डेटार को टिक मार्क करो एवरीबडी। सन्ड्री डेटार आपका करंट एसेट है, करंट एसेट में जाके लिखो सन्ड्री डेटार्स एंड द अमाउंट इज ₹1,20,000। सन्ड्री डेटार इनर कॉलम में 1,20,000। This is account number 1. Can you please tell me which is the second account which is affected? See, I will prefer, ये 6 का मतलब एक ही है, मैं मानता हूं, but you can't change the name. You can't change the name. I am afraid you will lose marks. So जो नाम इन्होंने यूज किया है पर्टिकुलर क्वेश्चन में, आप प्लीज उसको चेंज नहीं करो। तो बताओ हम वर्किंग में जो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दैट अकाउंट? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। सो प्लीज वो अकाउंट में टिक मार्क करो। वो ट्रायल बैलेंस में 3,200 दिया है, किसी ने बड़ी मेहनत करके डिटेल में कल आपसे रिवाइज करवाया था that this account will have which balance every क्रेडिट बैलेंस। काफी लोगों ने इसको क्रेडिट बैलेंस में नहीं लिया था, फिर हमने बहुत डिटेल में रिवाइज भी किया था। वाई क्रेडिट बैलेंस बताओ, वापस बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सो प्रोविजन का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। सो क्रेडिट साइड पे लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऑन क्रेडिट साइड प्लीज राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,200। वैसे ही देयर इज वन मोर अकाउंट एवरीबडी, बैड डेट्स। बैड डेट्स को टिक मार्क करो। बैड डेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो ये प्रोविजन अकाउंट में आएगा। 2 बैड डेट्स
प्रोविजन अकाउंट में आएगा 2 बैड डेट्स 1100। डू यू नो कि ये बैड डेट्स को प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए भी एक जर्नल एंट्री होता है, जो मैंने एग्जांपल 1 में करवाया था, विच इज कॉल्ड एज अ क्लोजिंग एंट्रीज। याद है कि भूल गए? जैसे ओपनिंग एंट्री होता है वैसे क्लोजिंग एंट्री। चलो स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। सो बैड डेट अकाउंट को भी आपको क्लोज करना पड़ता है, बिकॉज बैड डेट एक लेजर अकाउंट है और उस लेजर अकाउंट का आपके बुक्स में डेबिट बैलेंस होता है। कैन यू टेल मी कि उसका डेबिट बैलेंस क्यों होता है? वाई? लॉस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब आपको बैड डेट अकाउंट को क्लोज करना रहता है, उसको क्लोज करके you want to transfer that in provision account. That is also done via one journal entry, and that is called as a closing entry. Anybody can frame that entry? RDD नहीं है, उसकी बुआ ने जो नाम रखा है तू चेंज नहीं कर सकता। तेरा नाम क्या है? हाँ, आरव। मैं तेरे को कल से मनीष बुलेगा, चलेगा? कितना खराब लगेगा तेरे पेरेंट्स को, तेरी बुआ को। ऐसे तुम किसी का नाम चेंज नहीं कर सकते, ये गलत बात है। छोटे रहते हैं तो चलते है, पप्पू ने बब्बू कर सकते हैं, बड़े होने के बाद नहीं कर सकते। बोल। डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। व्हाई आर यू क्रेडिटिंग बैड डेट्स अकाउंट? उसका पहले डेबिट बैलेंस था, आपको उस अकाउंट को क्लोज करना है तो आप उसको क्रेडिट करोगे और प्रोविजन अकाउंट को डेबिट करोगे। अच्छा चलो आगे पूछता हूं, थोड़ा रिवाइज पूरा कर ही लेते। ड्राइंग्स रह गया, उसको कहाँ ट्रांसफर करते हो? कैपिटल अकाउंट। यह भी एक जर्नल एंट्री के थ्रू होता है। आपको ड्राइंग्स अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है, उस अकाउंट को आपको क्लोज करना रहता है। उस अकाउंट को क्लोज करने के लिए आप जो जर्नल एंट्री पास करते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ क्लोजिंग एंट्री। कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट क्लोजिंग एंट्री? अरे रुको ना। हाँ, ड्राइंग्स अकाउंट को मुझे क्लोज करना है एंड आई वांट टू ट्रांसफर दैट इन कैपिटल अकाउंट। उसके लिए जर्नल एंट्री पास करना पड़ता है। ये रुको यार, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। व्हाई कैपिटल अकाउंट डेबिट? वाई, हमारे में वाई तो मेन रहता है। एनीबडी वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट? कैपिटल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल कम हो जाता है, तो उसको आप डेबिट करोगे। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन सा अकाउंट क्रेडिट? वाई। अकाउंट क्लोज करना है, उसका पहले डेबिट बैलेंस था, क्लोज करने के लिए आप उसको क्रेडिट करोगे। क्लियर है ना? पक्का? ओके चलो अभी एडजस्टमेंट बताओ। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5%। बोलो पहले तो 5% ऑफ व्हाट? एक्सक्यूज मी, 5% ऑफ व्हाट? अमाउंट बोलो। 1,20,000, उसका 5% करो, कितना आया? 6,000। ऐड करोगे कि लेस? लेस। लेस क्या लिखोगे? व्हाट वुड यू राइट लेस? लेस न्यू, न्यू आरडीडी, न्यू आरडीडी फॉर डाउटफुल डेट। थैंक यू। या सो राइट डाउन, डेटा में लिखने का लेस न्यू पीएफडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बैड डेट्स रिकवर्ड का डेटा के साथ कोई कनेक्शन है कि नहीं है? बैड डेट्स रिकवर्ड होता क्या है, कोई मुझे बताएगा? क्यों उसका सन्ड्री डेटर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है? क्योंकि उसका अकाउंट हम ऑलरेडी 2-3 साल पहले क्लोज कर चुके हैं। सो इट हैज नो कनेक्शन टू डेटर्स, and because it has no connection to debtor, it also has no connection with your provision for doubtful debts. उसका अकाउंट तो 2 साल पहले अपन क्लोज कर चुके। कैन यू अवॉइड टॉकिंग?
कितना है बोलो, न्यू प्रोविजन कितना माइनस किया आपने, 6000 माइनस करो। अब बताओ इसका टोटल कौन से कॉलम में जाएगा, सेम कॉलम में, हाउ मच, 1,14,000। और बताओ इसका नेक्स्ट इफेक्ट किधर आएगा, आरडीडी अकाउंट, सुधरेगा ही नहीं है। अच्छा ठीक है, चल आरडीडी अकाउंट, बस तेरी बात रख लेता हूं। बोल आरडीडी अकाउंट में किधर आएगा, डेबिट साइड, क्या लिखोगे, टू बैलेंस carried down and the amount is rupees 6,000. To balance carried down and the amount is rupees 6,000. अब यहाँ पे प्रोविजन अकाउंट को क्लोज करो, आपका डेबिट साइड ज्यादा रहेगा। How much is the difference please? 3,900 everybody. कहाँ ट्रांसफर करोगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,900। कोई मुझे लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकता है, व्हाई आर यू ट्रांसफरिंग ओनली 3,900 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? ये मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। एनीबडी यू वांट टू ट्राई, प्लीज ट्राई। ओल्ड आरडीडी, चल ना, चलेगा अभी, चल, इसको अलाउड है, तेरे को भी अलाउड। ओल्ड आरडीडी है 3,200, चल फिर। तो हमारे पास एक्सेस आरडीडी है कि डेफिसिट है, कितना एक्सेस है, 2,100, क्योंकि लास्ट ईयर हमने आरडीडी क्रिएट किया था 3,200, लेकिन उतना लॉस हुआ नहीं। ये जो 3,200 है ये एस्टिमेटेड लॉस है। लास्ट ईयर मुझे थोड़ी पता था कि एक्चुअली मेरा कितना पैसा डूबेगा, तो मैंने लास्ट ईयर एस्टिमेट किया था। क्या एस्टिमेट किया था कि मेरा लॉस होएगा 3,200, लेकिन उसके सामने लॉस हुआ सिर्फ 1,100। मतलब मेरे पास ऑलरेडी एक्सेस आरडीडी है। कितना है एक्सेस आरडीडी, 2,100। कंटिन्यू। फॉर नेक्स्ट ईयर, कि नेक्स्ट ईयर के लिए हमको 6,000 का आरडीडी चाहिए, लेकिन 6,000 का आरडीडी चाहिए तो 6,000 मुझे नया आरडीडी बनाने की जरूरत है कि नया आरडीडी बनाने की जरूरत नहीं है? क्यों? ऑलरेडी लास्ट ईयर का एक्सेस कितना पड़ा हुआ है मेरे पास, 2,100। तो मैं नया आरडीडी कितना बनाएगा इन करंट ईयर, इज ओनली 3,900। इज दिस पॉइंट नाउ क्लियर एवरीबडी? चलो, तो इसका सेकंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। व्हाट वुड यू राइट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड? विल बी टू provision for doubtful debts and the amount is rupees 3,900. Amount is rupees 3,900. अब उसी के नीचे गो बैक टू योर वर्किंग और एक नया अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा इस बार। कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा एवरीबडी? इस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसका भी अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्यों प्रिपेयर करना पड़ेगा? सेम रीजन। एनीबडी? क्योंकि इसका बैलेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है। जैसे आरडीडी का बैलेंस दिया रहता है, आप उसका अकाउंट प्रिपेयर करते हो, वैसे ही अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का बैलेंस दिया है तो आपको उसका अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। सो राइट डाउन एवरीबडी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। बोलो, वो अकाउंट का भी नेचर ऑफ बैलेंस कौन सा आएगा? क्रेडिट बैलेंस। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1375। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1375। अच्छा मुझे बताओ, ये प्रोविजन इन्होंने कब क्रिएट किया था? एवरीबडी प्लीज पार्टिसिपेट। अभी क्रिएट किया है कि लास्ट ईयर? क्यों क्रिएट किया था?
कौन से खर्चे के लिए डिस्काउंट अलाउड? डू यू एग्री? इन्होंने लास्ट ईयर सोचा कि करंट ईयर में देयर कैन बी सम डिस्काउंट अलाउड टू डेटार, तो चेक करो ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट अलाउड है कि डिस्काउंट अलाउड नहीं है। नहीं है। समझो अगर होता, थोड़ी देर के लिए मान लो कि डिस्काउंट अलाउड अगर होता, तो कोई मुझे बता सकता है कि अगर करंट ईयर में डिस्काउंट अलाउड होता तो क्या आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते कि प्रोविजन में? Exactly, because this provision was created last year for discount to be allowed in current year. तो अगर current year में कुछ डिस्काउंट अलाउड होता तो उसको पीएल अकाउंट के डेबिट में नहीं लिख सकते, आपको ये अकाउंट के डेबिट में लिखना पड़ेगा टू डिस्काउंट अलाउड। सो डिस्काउंट अलाउड नहीं है तो हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। अभी आपको एक एडजस्टमेंट दिया है, क्या दिया? एडजस्टमेंट पढ़ो। There is further provision to be created. Provision for discount on data is 2.5%. Can you tell me, ये जो provision आप create कर रहे हो, ये कौन से discount के लिए है? ये current year के discount के लिए है कि next year के discount के लिए? So can you tell me it will be 2.5% of what? 1 lakh? हाँ, so calculate करो please कहीं पे. You can use calculator यार, ये सब foundation के problem है. 28 बोलो क्या करोगे इसको डेटार में? लेस, राइट डाउन लेस, डेटार में लिखो लेस, न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटार्स, डेटार में आएगा लेस, न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटार्स, न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटार्स. What is the percentage? 2.5%. 2.5% of 1,14,000. What's the figure? 2850 माइनस करो. अब मुझे सोच समझ के बताना कि ये 2850 का नेक्स्ट इफेक्ट कहाँ आएगा? प्रोविजन अकाउंट में क्या लिखूं? टू बैलेंस कैरिड डाउन. एब्सोल्युटली करेक्ट. प्रोविजन अकाउंट में आएगा 2-3 लाइन छोड़ के टू बैलेंस कैरिड डाउन 2850. और आप एक काम करो, प्रोविजन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो टू डिस्काउंट अलाउड 0 लिख के रखो. फर्स्ट लाइन टू बैलेंस के ऊपर टू डिस्काउंट अलाउड 0, जस्ट टू शो यू कि अगर डिस्काउंट अलाउड होता तो आपको यहां लिखना पड़ेगा. अब आप प्रोविजन अकाउंट को क्लोज करो, आपका डेबिट साइड ज्यादा है. आपका प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट साइड में है 1375, डेबिट साइड में है 2850. हाउ मच इज द डिफरेंस? 1. ये कहां जाएगा बोलो? बाय व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कोई मुझे अकाउंट को लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकता है? कैन यू एक्सप्लेन दिस अकाउंट लॉजिकली? सी यू नो हाउ टू प्रिपेयर इट, but can anybody explain this logically? It is very simple. Try. I know that you know the answer. बोल. Anybody? Come on यार, अभी तो आरडीडी अकाउंट समझाया, वैसा ही तो है ये अकाउंट, क्या फर्क है यार? ओल्ड प्रोविजन, यू कैन यूज द वर्ड प्रोविजन. ये प्रोविजन कब क्रिएट किया था? पिछले साल क्रिएट किया था, पिछले साल का था. अभी उसके सामने मतलब आपका एक्सेस प्रोविजन हो गया कि डेफिसिट हो गया? एक्सेस हो गया, क्योंकि मैंने प्रोविजन क्रिएट किया था 1375, उसके सामने मेरा लॉस कितना हुआ? 0, बिकॉज देयर इज नो डिस्काउंट अलाउड. सो देयर इज एक्सेस प्रोविजन ऑफ 1375. नाउ टेल मी व्हाट इज दिस 2850? न्यू प्रोविजन क्रिएट किया कौन से साल के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए. तो क्या पूरा का पूरा 2850 प्रोविजन आपको क्रिएट करने की जरूरत है कि नहीं है?
पहले का मेरे पास 1375 पड़ा हुआ था. So how much new provision therefore I will actually create in the current year is 1475. Come on yaar, is this point clear now? Okay, चलो. So इसका next effect profit and loss account में आएगा. Please write down in profit and loss account to provision for discount on debtors. Profit and loss account में आएगा to provision for discount on debtors. क्या आएगा फिगर बताइए? 1475. ये हो गया आपका एडजस्टमेंट नंबर 5. एडजस्टमेंट नंबर 6 के लिए प्लांट एंड मशीनरी ऑलरेडी लिखा हुआ है ना शायद. कितना है इनर कॉलम में, कितना है प्लांट एंड मशीनरी? 20,000 है लेस डेप्रिसिएशन. आई नो बेटा, लेकिन उससे पहले 5 साल हुआ था. जस्ट बिकॉज बीच में 1 साल नहीं हुआ ये मान के चलने का कि नेक्स्ट ईयर भी नहीं होगा, ये रॉन्ग है. सी देयर कैन बी ऑलवेज एक्सेप्शन. आपने ओरिजिनली ये प्रोविजन क्रिएट करने का स्टार्ट क्यों किया बता? व्हाई डिड यू स्टार्टेड? क्योंकि 5 साल से देख रहा हूं कि हर बार लोग ड्यू डेट से पहले पैसा दे रहे हैं तो सामने डिस्काउंट अलाउ किया. हो सकता है ये साल में डिस्काउंट इसके लिए नहीं है क्योंकि ये साल में कोविड आया था. तो कोविड आया था तो लोगों के पास पैसे का शॉर्टेज था, तो लोगों ने डिस्काउंट का लिया ही नहीं डिस्काउंट. दे डिड नॉट मेक द पेमेंट बिफोर ड्यू डेट. अब तो कोविड चला भी गया, वैक्सीन भी बन गया. सो अगेन नेक्स्ट ईयर से लोगों के पास पैसा रहेगा. दे विल पे मी बिफोर द ड्यू डेट एंड आई विल अलाउ देम द डिस्काउंट. या चलो, ये कितना है बोलो? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी वेरी सिंपल 3000. सो आउटर कॉलम में आएगा 17,000. उसी के नीचे फर्नीचर एंड फिटिंग्स लिखो. कहीं पे रहेगा फर्नीचर एंड फिटिंग्स एवरीबडी. एसेट साइड पे लिखो 10,250. फर्नीचर एंड फिटिंग्स लिखो 10,250. उसमें भी आएगा लेस डिप्रिसिएशन. फर्नीचर के ऊपर 10% डिप्रिसिएशन है. 10% मतलब 1025. और दोनों डेप्रिसिएशन का नेक्स्ट इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. देयर विल बी राइटिंग 2 डेप्रिसिएशन. Profit and loss account debit side, you will write 2 depreciation, underline that. Next line plant and machinery 3,000. Next line furniture and fittings, the depreciation is 1025. Total depreciation in the outer column in profit and loss account 4025. Number 7. Can mark that as a very important adjustment. Number 7, everybody, you can mark that as a very, very important adjustment. ये कहीं पे बैंक ओवरड्राफ्ट को देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट को टिक मार्क करो. दिख रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, अमाउंट कितना है? 80,000. ये कहाँ आएगा बताइए? वो पता है. विच लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी में कहीं पे लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट. करंट लायबिलिटी में आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000. अब इसके लिए एडजस्टमेंट नंबर 7 दिया हुआ है. एडजस्टमेंट नंबर 7 is to find out the value of closing stock. I don't know whether you observed or no, लेकिन अभी तक क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट नहीं आया था. इन्होंने एडजस्टमेंट नंबर 7 में कुछ भी 4 लाइन का बकवास किया है. वो 4 लाइन का बकवास पढ़ो और बताओ how much is the value of closing stock. ध्यान से पढ़ोगे then there is a possibility you can get the answer. What is hypothecation, by the way? Bank overdraft is secured against hypothecation of stock. Hypothecation मतलब गिरवी रखना.
मतलब आप बैंक से जब भी ओवरड्राफ्ट या लोन लेते हो तो आपको सामने कुछ सिक्योरिटी देना पड़ता है. दिस इज कॉल्ड एज अ सिक्योर्ड बैंक ओवरड्राफ्ट. तो आपने सिक्योरिटी किस चीज का दिया है एवरीबॉडी? स्टॉक का. व्हाट डज दैट मीन? कि मैंने स्टॉक का सिक्योरिटी दिया है और उसके सामने मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है. इसका मतलब मेरे दुकान में जितना भी स्टॉक है वो एक ट्रक में डाल के मैं जाके बैंक में जाके पूरा स्टॉक रख के आया. डू यू एग्री? बैंक की एंट्री में देखेंगे पूरा सामान पूरी बैंक में आ गया. तो सिक्योरिटी मतलब आर यू फिजिकली गिविंग योर स्टॉक or you're only signing the agreement and giving the ownership of the stock to them? क्यों सिक्योरिटी क्यों चाहिए बताओ बैंक को? क्योंकि अगर मैंने डिफॉल्ट किया, अगर मैंने ये ओवरड्राफ्ट का पैसा बैंक को अगर टाइम पे नहीं चुकाया तो बैंक के पास कुछ सिक्योरिटी है. वो सिक्योरिटी स्टॉक का है. बैंक मेरे दुकान में आएगा, दुकान में जो भी स्टॉक है उसको जब्त कर लेगा, मतलब अपने पास ले लेगा, वो स्टॉक मार्केट में बेच देगा और उसमें से अपना ओवरड्राफ्ट का पैसा रिकवर कर लेगा. सो हाइपोथिकेशन मतलब to give that as a security doesn't mean कि फिजिकली उठा के दे दो. अभी होम लोन लेते हैं लोग तो घर का सिक्योरिटी देते हैं. तो घर का सिक्योरिटी देते हैं मतलब घर में रहते आप नहीं है, बैंक वाले आके नहीं रहते हैं, वो घर हमारा ही है, लेकिन उसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब हम बैंक के पास देते हैं. सो दैट अगर हमने लोन का हफ्ता टाइम पे नहीं भरा, हमने अगर कुछ डिफॉल्ट किया तो बैंकर क्या करेगा? वो जो एसेट उसके पास है जो मैंने सिक्योरिटी के बतौर दिया हुआ है वो एसेट बेच सकता है एंड दे कैन रिकवर देयर मनी. चलो, so now you read that paragraph and tell me how much will be the value of closing stock. 1 lakh is wrong, but you are in the right track. You are on the right track. आपका सोचने का तरीका करेक्ट है, बट यू आर ऑन द राइट ट्रैक. लेकिन अभी तक आप आंसर तक नहीं पहुंचे हो. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? This is also the past exam problem I told you. ये already आ चुका है long back in CA Foundation. I told you this. Anybody? फेंको फेंको, फेंकने पे टैक्स नहीं है इंडिया में. 1,53,000 wrong. 1 lakh is the right track. एक स्टेप हो गया, 2 स्टेप था. जिसको भी 1 लाख आंसर आया ना, देयर आर 2 स्टेप्स. एक स्टेप हो गया कि 80,000 से आप 1 लाख पे पहुंच गए, और एक स्टेप बाकी है एंड यू विल रीच द करेक्ट अमाउंट. I repeat, 80,000 से there are step number 1, step number 2. 80,000 से स्टेप नंबर 1 किया तो 1 लाख आया. 1 लाख से और एक स्टेप नंबर 2 करोगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. Anybody? Yes, so your answer is correct. 1,25,000 is the correct answer. I am not sure whether you did it logically. Logically समझा तेरे को? Okay, I will explain. 1,25,000 is the correct answer. Everybody, please concentrate. But typical adjustment है ये. Generally foundation level पे नहीं आना चाहिए था, but एक बार already आ चुका है 2005 में I think. So no reason के दोबारा नहीं आएगा. The answer सुनो everybody. Please listen to me carefully. समझो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है ₹100x. थोड़ी देर के लिए मान लो, विच इज एक्चुअली 1,25,000.
बट 125 कैसे आया? आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली. क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है 100x. माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, और सोच समझ के आंसर देना. अगर मेरे पास 100 रुपए का स्टॉक है और मैं 100 रुपए का स्टॉक बैंक को एज अ सिक्योरिटी देता हूं, तो क्या बैंक मुझे पूरा 100 रुपए का लोन या ओवरड्राफ्ट दे देगा कि कुछ मार्जिन मनी रखेगा? यू अंडरस्टैंड वाई मार्जिन इज रिक्वायर्ड. समझो आपने 2 करोड़ का एक फ्लैट लिया. 2 करोड़ का आपने मुलुर में एक 2 BHK फ्लैट लेना है. तो 2 करोड़ के फ्लैट के ऊपर अगर आप बैंक के पास जाते हो एंड यू टेल द बैंकर आई वांट होम लोन, विल बैंक गिव यू द होम लोन ऑफ एंटायर 2 करोड़? मतलब फ्लैट का वैल्यू भी 2 करोड़, होम लोन भी 2 करोड़. इज दिस गोइंग टू हैपन और नेवर? बैंक हमेशा थोड़ा ज्यादा लोन देगा कि चल 2 करोड़ का तेरा घर है, तेरे को थोड़ा रिनोवेशन के लिए भी पैसा चाहिए रहेगा, ये ले 2.5 करोड़ का लोन. मेरे बाप का पैसा तो है ही नहीं, पब्लिक का पैसा है. बैंक में जो पैसा रहता है पब्लिक का पैसा है. लुटाओ, 2 करोड़ का घर है, 2.5 करोड़ का लोन दे दो. बोल और कुछ लोन चाहिए तो ले ओ, मेरा पैसा थोड़ी है, पब्लिक का पैसा है. विल बैंक डू लाइक दैट? नो, जेल हो जाएगी उसको. ये नहीं सोच रहा कि उसकी नौकरी चली जाएगी. हाँ, उसका रहने का, खाने का, पीने का सालों का इंतजाम गवर्नमेंट कर देगी. ही विल बी जेल्ड. या जेल को लोग गलत क्यों समझते हैं? इट्स फ्री स्टे, फ्री फूड. क्या बोल रहे? नहीं बोलना. अपना पहचान रहता है जेल के अंदर. अगर अपन थोड़े बिग शॉट रहते हैं, मोबाइल फोन की फैसिलिटी भी मिलती है, टीवी वगैरह भी लगा के देते हैं. तो जेल को ऐसे गलत नहीं समझो, लेकिन सालों की जेल हो जाएगी. ऑन अ सीरियस नोट, वंस अगेन आई एम आस्किंग, 2 करोड़ का घर है मेरा, क्या बैंक मुझे 2 करोड़ का लोन देगी? 2 करोड़ से ज्यादा देगी कि कम देगी? ऑब्वियसली कम देगी. तो बैंक क्या करेगा? बेटा 2 करोड़ के सामने अगर 2 करोड़ लोन दे दिया और कल प्रॉपर्टी का प्राइस फ्लक्चुएट हुआ, क्योंकि प्रॉपर्टी हो या कोई भी एसेट हो अपने देश में प्राइस तो फ्लक्चुएट होता ही है. समझो प्राइस फ्लक्चुएट होके 1.5 करोड़ हो गया और मैंने लोन का हफ्ता भरना बंद कर दिया. आई स्टॉप्ड पेइंग द EMI. बैंक अपना 2 करोड़ रिकवर कैसे करेगा वो बता. बैंक बेच के, लेकिन बेच के उसको 2 करोड़ मिलेगा ही नहीं, 1.5 करोड़ मिलेगा. आज 2 करोड़ का प्राइस है, डजंट मीन दैट द वैल्यू ऑफ द एसेट, whether it is property, whether it is stock, whether it is any other, हर एक एसेट में there is risk involved in our country. जब बेचने जाओ ना तो वैसे भी प्राइस कम मिलता है, खरीदने जाओ तो प्राइस ज्यादा होता है. तो किसी भी प्रॉपर्टी के सेलर को पूछ ले कि भाई तेरा घर बहुत मस्त है, कितने का? बोल मेरे को खरीदना है. वो 2 करोड़ बोलेगा. बायर को पूछ ले, बोलेगा ठीक है 1.5 करोड़ तक मिलता रहेगा तो लेगा. यू रियली थिंक दैट बायर एंड सेलर विल बी ऑन द सेम पेज? द आंसर इज नो. तो आज अगर मैंने वो एसेट 2 करोड़ में खरीदा और कल मैं अगर उसको बेचने के लिए जाएगा, मुझे कभी 2 करोड़ नहीं मिलेगा अनलेस देयर इज अ बिग एप्रिसिएशन. और प्रॉपर्टी का प्राइस कभी भी ऐसे ओवरनाइट एप्रिशिएट नहीं होता है. लेकिन ये जो स्टॉक है ना, स्टॉक, इसको कमोडिटी बोलते हैं. और कमोडिटी मार्केट में जस्ट लाइक शेयर मार्केट, द प्राइस फ्लक्चुएट्स ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस. तो बैंकर है ना, बैंकर, वो पब्लिक के पैसे से खिलवाड़ नहीं कर सकता, उसके बाप का पैसा नहीं है. तो ये सब RBI का रूल्स है, ये बैंक अपने हिसाब से कर ही नहीं सकता. ऑल दिस गाइडलाइंस आर लेड बाय the father of all the banks. I don't know who is the mother, but father of all the banks, called Reserve Bank of India. अभी ऐसे बुक्स में लिखा हुआ है, मेरे को क्यों हंस क्यों रहे हो? मैं जब भी पढ़ता था तो इकोनॉमिक्स में लिखा था कि फादर ऑफ ऑल द बैंक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया.
मेरे इकोनॉमिक्स के टीचर थे प्रताप सर, मैंने पूछ लिया था, आई वाज लाइक दैट ओनली, हु इज द मदर ऑफ ऑल द बैंक, शट अप, डोंट आस्क नॉनसेंस क्वेश्चंस। और वो दिन है आज का दिन है, मुझे नहीं मालूम हु इज द मदर, so they should take parents of all the bank is Reserve Bank of India। ये करेक्शन बहुत जरूरी है। anyway, तो ये जो गाइडलाइन है ना बेटा, ये हर एक बैंक अपने हिसाब से नहीं कर सकता। इफ यू आर ICICI बैंक, you can't decide, your Axis Bank, you can't decide, there are certain guidelines which are set by RBI because it is the duty of RBI to protect पब्लिक्स मनी, क्योंकि बैंक जो लोन देता है दूसरों को, वो बैंक का खुद का पैसा नहीं है, ये पब्लिक का पैसा है। बिकॉज पब्लिक ने बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट ओपन किया रहेगा, पब्लिक ने करंट अकाउंट ओपन किया रहेगा, पब्लिक ने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया रहेगा। ये हजारों लाखों पब्लिक का पैसा है जो बैंक के पास आता है, उसी में से बैंक लोन देता है। तो उस पैसे को सिक्योर करना ये बैंक की कंपलसरी ड्यूटी है। So they are not allowed to give full 100 rupees as a loan. I want you to please understand कि अगर 100 रुपया क्लोजिंग स्टॉक है तो उसमें मार्जिन रखना पड़ता है। That margin in this example is 20%, मतलब 20x का मार्जिन रखा जाएगा। सो बाकी का रहेगा बैंक ओवरड्राफ्ट सैंक्शनड, बैंक ओवरड्राफ्ट सैंक्शनड विल बी 80x, 20 रुपए का मार्जिन। मतलब अगर 100 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है तो बैंक कैन नॉट सैंक्शन एंटायर 100 रुपीज एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। 100 में से 20 का मार्जिन रखना पड़ता है। हाउ मच इज बैंक ओवरड्राफ्ट sanctioned by the bank? If the value of the stock is 100, they would have sanctioned only 80. Now what is the difference between bank overdraft and bank loan? Anybody knows? Overdraft is sanctioned on which account? करंट अकाउंट। लोन और ओवरड्राफ्ट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो आपका पूरा लोन के पैसे के ऊपर आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, चाहे वो आप वो पैसा यूज करो कि चाहे वो आप पैसा यूज नहीं करो। इसके लिए बिजनेसमैन जनरली बैंक लोन अवॉइड करता है, दे गो फॉर द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। कैन यू टेल मी व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? अगर उन्होंने सैंक्शन किया है 80x तो क्या मुझे इंटरेस्ट हमेशा पूरे 80x के ऊपर भरना पड़ेगा कि जितना ओवरड्राफ्ट मैं एक्चुअली यूटिलाइज करेगा बस उसके ऊपर इंटरेस्ट भरना पड़ेगा? यूटिलाइज करेगा। तो इन्होंने यूटिलाइज कितना किया है? जितना सैंक्शन हुआ है उतना यूटिलाइज नहीं किया है, और एक 20% माइनस कर लिया, क्योंकि इन्होंने 2 बार आपको 80% दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे, मतलब नाउ दिस विल बी 20% ऑफ 80x, दैट विल बी 16x, एंड देयरफॉर हाउ मच इज द बैंक ओवरड्राफ्ट एक्चुअली utilized by them is 64x। यहां तक समझा कि नहीं समझा? Now can you tell me, आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ 80,000, ट्रायल बैलेंस के अंदर ओवरड्राफ्ट दिया हुआ 80,000, कोई बता सकता है दिस 80,000 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? 64x एग्जैक्टली। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इफ 64x इज इक्वल टू 80,000, तो मुझे चाहिए स्टॉक का वैल्यू विच इज 100x, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? आप प्लीज कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ हाउ मच यू आर गेटिंग। 1,25,000 यू आर गेटिंग, सो विल गेट 1,25,000। मैं आपको लिखने के लिए टाइम दूंगा, आई विल गिव यू द टाइम टू राइट, डोंट वरी, पहले दिमाग में बिठा लो। इसके लिए आप देखो वहां पे 2 बार आपको 80% दिया हुआ है, ट्वाइस दे हैव गिवन यू 80%, मींस एवरी टाइम। मतलब आपको अगर सिंपल कैलकुलेटर पे करना है ना, ये लिख के नहीं करना है, टाइम नहीं है एग्जाम में, तो बहुत सिंपल है। कैलकुलेटर में ले लो सब लोग, 80,000 डिवाइड बाय
80 और परसेंटेज प्रेस करो, कितना आया 1 लाख। अभी वापस करो 1 लाख डिवाइड बाय 80 अगेन परसेंट से 2 बार रिवर्स जाओगे तो 1,25,000 आ जाएगा। तो एग्जाम में तो आप डायरेक्ट ही करना है, आपको ये पूरा लिख के करने की जरूरत नहीं है। सो इट इज वेरी सिंपल, 80,000 डिवाइड बाय 80% करो, एक बार रिवर्स जाओ तो 1 लाख आ जाएगा। नाउ दिस 1 लाख is 80% of the value of stock. So again 1 lakh divide by 80% करोगे, you will get the value of stock directly as 1,25,000। लिख के करना है तो भी कर सकते हो, पर एग्जाम में जरूरी नहीं है। ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एग्जाम में कैसे लिखने का देखो, बहुत सिंपल है। एग्जाम में आप क्या लिखोगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। इनफैक्ट यू कैन स्टार्ट राइटिंग। कहाँ पे लिखोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखा, उधर करो 80,000 डिवाइड बाय 80% एंड डिवाइड बाय 80%, एज सिंपल एज दैट। 2 बार कैलकुलेटर पे करो आप, 80,000 डिवाइड बाय 80% करोगे तो 1 लाख आएगा, 1 लाख डिवाइड बाय 80% करोगे तो 125 आएगा। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया 1,25,000। ये हो गया इफेक्ट नंबर 1। और इसका इफेक्ट नंबर 2 आएगा आपका करंट एसेट में, बैलेंस शीट एसेट साइड। करंट एसेट में यू विल गेट द क्लोजिंग स्टॉक एज रुपीज 1,25,000। अभी सिर्फ 8 ही मिनट है मेरे पास, कोई बात नहीं करना प्लीज। आई हैव टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो दैट इज द एंड ऑफ ऑल योर एडजस्टमेंट। तो अभी हम ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, कैपिटल, ड्राइंग, परचेज सब हो गया। नेक्स्ट वन इज बेड डेट्स रिकवर्ड। बोलो एवरीबॉडी, बेड डेट्स रिकवर्ड कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। बाय बेड डेट्स रिकवर्ड 450, बाय बेड डेट्स रिकवर्ड आएगा 450। उसके बाद है सैलरीज। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 2 सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा 2 सैलरी 22,550। बोला सैलरी पेएबल क्या नॉमिनल अकाउंट है? कुछ लोगों को ऐसे लग रहा था, बट एक्चुअली ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है। ये कौन सा अकाउंट है एवरीबॉडी? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बोला सैलरी पेएबल किधर जाएगा? सैलरी में ऐड करूं कि नहीं? क्यों? स्टॉप राइटिंग पोपट लोग। सैलरी में ऐड करूं क्या ऑलरेडी ऐड हो चुका है? कैसे समझा ऑलरेडी ऐड हो चुका है? क्योंकि सैलरी पेएबल ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, मतलब ये रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है, ये अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन नहीं है। तो आपको जो सैलरी दिया है ना ये 22,550, उसमें ऑलरेडी ये ऐड हो चुका है। बिकॉज व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी? किसी को याद है आउटस्टैंडिंग सैलरी का जर्नल एंट्री? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। मतलब इन्होंने ऑलरेडी सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया है। मतलब ये जो 22,550 है ना, इसमें ये 2450 ऑलरेडी ऐड हो चुका है, बिकॉज ये अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन नहीं है। हम आउटस्टैंडिंग को ऐड कब करते हैं? जब वो अनरिकॉर्डेड होता है, जब वो एडजस्टमेंट में दिया रहता है। लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी उड़ के ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखा, आपको समझ जाने का, इट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड। इफ इट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड तो ये जो सैलरी है इसमें आउटस्टैंडिंग ऐड हो चुका है, दोबारा ऐड नहीं कर सकते। और एक सोचने का तरीका बहुत सिंपल है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, और अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो उसका 2 इफेक्ट पॉसिबल ही नहीं है। एनीथिंग विच इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस कैन हैव ओनली 1 इफेक्ट। एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट रहेगा, ट्रायल बैलेंस का 1 ही इफेक्ट आएगा। एंड व्हाट विल बी दैट 1 इफेक्ट ऑफ द सैलरी पेएबल विल बी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, करंट लायबिलिटी। सो राइट डाउन, कोई भी तरीके से सोचो, इसका 2 इफेक्ट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है। तो ये ऑलरेडी सैलरी के अंदर ऐड हो चुका है, इसको दोबारा ऐड करने का सवाल ही नहीं आता है।
नेक्स्ट वन एवरीबॉडी, प्रीपेड रेंट। बोलो पहले तो बताओ, प्रीपेड रेंट ये आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो इसका दो इफेक्ट आएगा कि एक इफेक्ट? एक ही इफेक्ट आएगा। वेयर एसेट साइड, रेंट में से क्यों माइनस नहीं करूं मैं? ये रेंट में से माइनस करने का कि ऑलरेडी माइनस हो चुका है? माय नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप राइटिंग, be more interested in the concept. How much is the rent paid during the year? 4,000? That is wrong. 4,600 ऑब्वियसली पे किया रहेगा। 4,600 उसमें से ये 300 ऑलरेडी माइनस हो चुका है, बिकॉज प्रीपेड रेंट इज अ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। मतलब मैंने पे किया रहेगा 4,600, उसमें से 300 नेक्स्ट ईयर का रेंट है और करंट ईयर का रेंट है सिर्फ 4,300। वेलकम टू सीए फाउंडेशन। हेलो, हाउ आर यू ऑल? मजा आ रहा है कि नहीं? फाइन, चलो। तो प्रीपेड रेंट आएगा आपका करंट एसेट में। प्रीपेड रेंट इन द करंट एसेट, द अमाउंट इज ₹300। अमाउंट इज ₹300। उसके बाद रेंट, रेंट जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। रेंट आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 4,300। इसमें से प्रीपेड माइनस मत करना, ऑलरेडी माइनस हो चुका है। कैरेज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैरेज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में आएगा 2 ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 2 ओपनिंग स्टॉक 32,250। वेजिस हो गया, प्रोविजन प्रोविजन, डेटर भी हो गया। क्रेडिटर हो गया क्या? नहीं। सो करंट लायबिलिटी में लिखो सन्ड्री क्रेडिटर्स। करंट लायबिलिटी में आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स 47,500। बैड डेट्स हो गया। कैरेज आउटवर्ड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू कैरेज आउटवर्ड। सेल्स हो गया, एडवर्टीजमेंट भी हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1250। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों करंट एसेट है। करंट एसेट में आएगा कैश इन हैंड 1450, कैश एट बैंक 3125। ऑफिस एक्सपेंसेस is indirect expense, so profit and loss account debit side to office expenses 10,160. Interest paid on the loan is an indirect expense, so profit and loss account debit side to interest paid on loan. कैश है, हाथ में लेके घूमते हैं ये लोग 1450। एवरीबॉडी, जो भी इनर कॉलम में रहेगा पहले उसको ध्यान से आउटर कॉलम में लेना, बहुत ध्यान से, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करो। Anybody? Gross profit 1,30,000 is wrong. 139,535 is correct. ध्यान से चेक करो इनर कॉलम में
9,000 का क्या गैप आ रहा है? टोटल में ही मिस्टेक है और कोई मिस्टेक नहीं है। वो डेप्रिसिएशन तूने किधर लिखा है? ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे आएगा बेटा? ये रहा देख, डेप्रिसिएशन तो पीएल अकाउंट में आएगा, होता है, इट्स ओके। ग्रॉस प्रॉफिट 1,39,535, खुद से कैलकुलेट करो। Gross profit, anybody not getting gross profit, let me know. 1,39,535 is your gross profit. नेट प्रॉफिट बता। 83,800। आपको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है बताओ? सॉरी, 38,685। डिफरेंस देख तो कितना है, चेक करके बता डिफरेंस दोनों में कितना है। ऐड का लेस कर दिया को तूने, 450 वेजेस को देख, सब जगह ऐड और लेस को चेक कर, परचेस में और सेल में, उधर ही है तेरा मिस्टेक। एवरीबडी गेटिंग नेट प्रॉफिट 83,800। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 1,37,300 is capital, and finally balance sheet, anybody? 3 lakh is wrong. 2,67,250 मिला क्या आंसर? लेके आ टेक्स्ट बुक, लेके आ तेरा आंसर लेके आ। There is a final account full revision session on Saturday and Sunday। मैंने ग्रुप के ऊपर टाइमिंग डाला हुआ है। जो लोग न्यू एडमिशन्स हैं, जो लोगों ने लेक्चर मिस किया था, प्लीज ये लास्ट टाइम मैं रिवाइज करवा रहा हूँ फाइनल अकाउंट। आई हैव 2 सेशंस सैटरडे एंड संडे, प्लीज अटेंड दैट विदाउट फेल। टाइमिंग वगैरह मैंने ग्रुप में आज सुबह ही पोस्ट किया था। दिखा तेरा ग्रॉस प्रॉफिट? ये आपने -2575 ये माइनस किया है, लेकिन ये देख परचेस रिटर्न्स रॉन्गली इंक्लूडेड, इसका फिगर नहीं लिखा। इसका फिगर है 2575, हाँ, लेकिन सेल्स रिटर्न 2575 लिखा है और ये 1725 यहाँ नहीं लिखा। फिर ये रहा लेस सेल्स रिटर्न रॉन्गली इंक्लूडेड, उसका भी फिगर नहीं लिखा। बैठ जा इधर, एक काम कर,
इधर ही बैठ जा, जस्ट चेक कर क्या फिगर तूने नहीं लिखा। प्लस जो भी माइनस होता है ना वो हमें हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, वी राइट दैट इन द ब्रैकेट। आया बैलेंस शीट? ये अभी 4 दिन है, एवरीबॉडी स्टॉप टॉकिंग। अभी मेरे अकाउंट्स का नेक्स्ट लेक्चर डायरेक्टली मंडे है, आपको 4 दिन का ब्रेक है अकाउंट्स से। प्लीज फाइनल अकाउंट अच्छे से रिवाइज करो। जिसको भी कुछ क्वेरी रहेगा प्लीज अटेंड माय सैटरडे एंड संडे का दोनों सेशन, 2 hour 15 minutes, 2 hour 15 minutes, 4.5 hour। आई विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। जो रिवाइज करने बोलोगे रिवाइज भी कर दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक विल बी लास्ट 3 days ऑफ फाइनल अकाउंट। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आई विल हैव द लेक्चर। वेडनेसडे को अपना फाइनल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा और सैटरडे आपका फाइनल अकाउंट का टेस्ट है। या तो जिसको जो भी डाउट रहेगा, लेक्चर मिस किया रहेगा, सैटरडे का लेक्चर अब दोबारा मिस नहीं करना। इट इज ऑन सैटरडे एंड संडे, बोथ द डेज, दैट्स ऑल। तेरा बैलेंस शीट टेली हुआ ना? हाँ, तो बेटा ये आंसर लिख ले। एंड इफ यू वांट टू अटेंड द लेक्चर ऑन सैटरडे संडे प्लीज अटेंड विदाउट फेल। ओ भाई आप भी अटेंड करना, इसको बुला भाई, सैटरडे संडे में अटेंड करना प्रॉपरली।